नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज अंटार्कटिका में बहुत बड़े ग्लेशियर के तेजी से पिघलने से कई शहरों पर समंदर में डूबने का खतरा मंडराने लगा। अमेरिका के ओहायो में केमिकल हादसे के बाद वहां के पानी में जहर घुलने की चेतावनी दी गई। पाकिस्तान में पेट्रोल 270 रुपए लीटर के पार चला गया और यूक्रेन में पुतिन ने जासूसी गुब्बारों के साथ मिसाइलों की भी बौछार कर दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अंटार्कटिका पर स्टडी कर रहे अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वहां एक बहुत बड़े ग्लेशियर में समंदर का गर्म पानी घुस गया है और अब वो ग्लेशियर जिस स्पीड से पिघल रहा है उस हिसाब से वो पूरी दुनिया को ले डूबेगा। वैज्ञानिकों को डर है कि उस ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जलस्तर 11 फीट से भी ज्यादा बढ़ सकता है। 11 फीट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब तक समंदर में पानी बढ़ने की बात इंचों में हो रही थी, लेकिन अब मामला फीट में जा पहुंचा है। यह दावा बहुत डरावना है। अगर ऐसा हुआ तो इंसानों का वजूद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 11 फीट बहुत ज्यादा ऊंचाई होती है। इंसान की हाइट ही इतनी नहीं होती और मकानों की सीलिंग भी अमूमन 10 फीट ऊंची ही बनाई जाती है। ऐसे में अगर समंदर का पानी ही 11 फीट तक बढ़ गया तो उसके आसपास बसे इलाके तो जल समाधि ले लेंगे। मतलब इंसानों का भी वही हश्र होगा जो सदियों पहले डायनासोरों को हुआ था, लेकिन इंसान डूबकर खत्म होगा। अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के जिस ग्लेशियर पर स्टडी करके ये रिपोर्ट पेश की है वो कोई मामूली ग्लेशियर नहीं है। उसे डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है, यानी कयामत लाने वाला ग्लेशियर, क्योंकि अगर ये ग्लेशियर पिघला तो ये दुनिया भी नहीं बचेगी। कयामत लाने वाला ये ग्लेशियर साइज में आंध्र प्रदेश से भी बड़ा है। अब अगर इतना बड़ा ग्लेशियर पिघलेगा तो उसका पानी तो तबाही लाएगा ही। वैज्ञानिकों ने पाया कि समंदर का तेजी से गर्म हो रहा पानी इस ग्लेशियर के कई वीक स्पॉट में घुस चुका है। इस वजह से ये ग्लेशियर खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है, जिसका मतलब एक ही है कि दुनिया के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि अनुमान यह है कि कयामत लाने वाले इस ग्लेशियर के पिघलने पर दुनिया भर के समंदरों में 1.6 फीट तक पानी बढ़ सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरे की बात यह है कि ये ग्लेशियर अकेला खत्म नहीं होगा, बल्कि वो अपने साथ दूसरे ग्लेशियरों में भी उथल पुथल मचा देगा और उन ग्लेशियरों से निकला पानी समंदर का लेवल 1.6 फीट के बाद 9.8 फीट और बढ़ा देगा। मतलब समंदर में 11 फीट से भी ज्यादा पानी बढ़ जाएगा और उसके आसपास के इलाके पानी में डूब जाएंगे। यानी इस बार डरना वाकई जरूरी है। इस तरह का डरावना दावा सिर्फ इसी रिपोर्ट में नहीं हुआ है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी WMO यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक स्टडी पेश की है, जिसमें सीधी चेतावनी दी गई है कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है और अब चाहे जो कर लिया जाए कयामत को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि दावा किया गया कि 2013 से 2022 के बीच बीते 9 साल में समंदर का जलस्तर सालाना औसतन 4.5 मिलीमीटर बढ़ चुका है। समंदर में पानी बढ़ने का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि इससे पहले के 9 साल यानी 2003 से 2012 के बीच समंदर का पानी सालाना औसतन 2.9 मिलीमीटर बढ़ा था। यानी समंदर का स्तर बढ़ने की स्पीड तेजी से बढ़ रही है। और तो और रिपोर्ट में दावा किया गया कि 11,000 साल में पहली बार समंदर इतना गर्म हुआ है, जिसका खमियाजा पृथ्वी पर मौजूद एक इंसान को भुगतना होगा, एक इंसान को। और कुदरत की ये मार भारत पर भी पड़ेगी, क्योंकि भारत की तटीय रेखा 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, जो 9 राज्यों तक फैली हुई है। भारत पर आंच आई तो सबसे पहले आर्थिक राजधानी मुंबई समंदर में समा सकती है। वहीं चीन, बांग्लादेश और नेदरलैंड्स जैसे देशों को भी खतरा है, क्योंकि इन देशों की बड़ी जनसंख्या तटीय इलाकों के पास रहती है। WMO का दावा है कि चीन का ग्लोबल फाइनेंशियल हब शंघाई शहर और बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी समुद्र में डूब सकते हैं। ब्रिटेन का लंदन और अमेरिका के न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे शहर भी नहीं बचने वाले। दुनिया की 10% आबादी यानी लगभग 90 करोड़ लोग समंदर किनारे ही रहते हैं। अब अगर समंदर का पानी 11 फीट तक बढ़ जाएगा तो 90 करोड़ लोगों की जान पर बनाएगी। इसलिए WMO का कहना है कि करोड़ों लोगों को अपने लिए रहने का कोई दूसरा बंदोबस्त करना होगा। इस बीच अमेरिका के ओहायो में केमिकल से भरे टैंकर लेकर जा रही ट्रेन हादसे के 13 दिन बाद वहां के पानी में जहर घुलने की खौफनाक चेतावनी दी गई। ये चेतावनी खुद ओहायो के गवर्नर ने दी, क्योंकि 3 फरवरी को जो ट्रेन ओहायो से गुजर रही थी वो खतरनाक केमिकल से भरे कई टैंकर लेकर जा रही थी। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह ट्रेन हजारों लोगों के लिए मौत की ट्रेन बन जाएगी। वो भी एक ऐसी मौत जो एक झटके में नहीं बल्कि तिल तिल कर मारती है, क्योंकि ट्रेन पर लदे टैंकरों में खतरनाक केमिकल भरे हुए थे और जैसे ही ट्रेन पटरी से उतरी जहर से भरे टैंकर काफी दूर तक बिखर गए। उनसे निकलने वाला केमिकल जमीन पर फैल गया और वो घातक जहर धीरे धीरे रिस कर जमीन के अंदर जाने लगा, जिसके बाद ओहायो के गवर्नर ने लोगों को एक ऐसी चेतावनी दे दी जो किसी की भी धड़कनें रोक दे। उन्होंने ओहायो के लोगों को सलाह दी कि वो फिलहाल सिर्फ बोतल बंद पानी ही पिएं,
क्योंकि ओहायो के ईस्ट पैलेस्टाइन समेत दूसरे कई इलाकों के पानी में जहर घुला हो सकता है। ईस्ट पैलेस्टाइन में ही केमिकल से भरे टैंकर लेकर जा रही ट्रेन हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके बाद कई दिनों तक तो ओहायो का प्रशासन इस खतरे से आंखें मूंदे सोता रहा। लेकिन ईस्ट पैलेस्टाइन के लोगों ने अपने इलाके में धीरे धीरे फैल रहे मौत के केमिकल के बारे में दुनिया को बता दिया। वहां हुए हादसे के बाद के खतरनाक हालात के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, क्योंकि 3 फरवरी को ट्रेन के पलटने के बाद वहां के लोगों ने घर छोड़ दिए। लेकिन 5 दिन बाद उन्हें ये कहकर वापस बुला लिया गया कि ट्रेन पर घातक केमिकल नहीं लदे थे। इसके बाद 13 फरवरी तक टैंकरों से खतरनाक रसायन बहता रहा, लेकिन असली खतरा तब दिखाई दिया जब 13 फरवरी को टैंकरों में आग लग गई और उससे निकलने वाला जहरीला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई पड़ने लगा, जिसके बाद पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया और ओहायो का प्रशासन भी नींद से जाग गया। पहले वो जिस केमिकल को सामान्य बताने में जुटा था, बाद में उसी से पैदा हुए खतरे की जांच के लिए ताबड़तोड़ टीमें बना दी गई, जिन्होंने हवा से लेकर जमीन तक फैले हुए जहर की पड़ताल शुरू कर दी। जिसके बाद इस बात की आशंका जताई गई कि ओहायो के पानी में जहर घुला हो सकता है, और जैसे ही ये बात सामने आई, ओहायो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में ओहायो के गवर्नर ने लोगों को नल, कुएं और नदी का पानी इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दे दी। खास तौर पर उन्होंने ईस्ट पैलेस्टाइन के लोगों को सावधानी बरतने के लिए कह दिया, क्योंकि ईस्ट पैलेस्टाइन में जिस जगह ट्रेन पटरी से उतरी, वहां से करीब 12 किलोमीटर दूर एक नदी में 3,500 मछलियां मरी पाई गईं, जिसके बाद ये डर जताया गया कि मछलियों की मौत पानी में जहरीला केमिकल घुलने की वजह से हुई। और अगर ये डर सही है तो फिर ओहायो के हजारों लोगों की जिंदगी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ईस्ट पैलेस्टाइन के हादसे की जगह से अब जहरीला केमिकल पानी के रास्ते ओहायो के दूसरे कई हिस्सों तक पहुंच सकता है, जो ओहायो के लोगों के लिए किसी टाइम बम से कम नहीं है, क्योंकि ट्रेन पर लदे टैंकरों में जो रसायन था वो एक झटके में किसी की जान नहीं लेता, बल्कि वो फेफड़ों से लेकर लिवर तक धीरे धीरे फैलता है, जिसकी चपेट में आने का मतलब मौत है। खबर के मुताबिक ईस्ट पैलेस्टाइन में जो ट्रेन पटरी से उतरी वो 150 टैंकर लेकर पेंसिल्वेनिया जा रही थी, जिनमें 11 टैंकरों में खतरनाक केमिकल भरा था और इनमें ज्यादातर टैंकरों में वाइनिल क्लोराइड था, जिससे लिवर का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, जबकि कुछ में फॉस्जीन गैस भरी थी जो किसी का भी दम घोट सकती है। ओहायो प्रशासन ने आशंका जताई कि वहां के पानी और हवा दोनों में यही रसायन घुले हो सकते हैं, जो ओहायो के लोगों के लिए आने वाले दिनों में बड़ा खतरा बन जाएगा। और ये बात ईस्ट पैलेस्टाइन के लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि वो तो इस खतरे के बेहद करीब रह रहे हैं, और इसी वजह से वहां के लोगों में खौफ के साथ साथ गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 3 फरवरी को हुए हादसे के बाद ओहायो प्रशासन ने कोई कदम उठाने में 13 दिन लगा दिए। खुद ईस्ट पैलेस्टाइन के मेयर बुरी तरह भड़के हुए हैं। उन्हें ईस्ट पैलेस्टाइन में रह रहे 5,000 लोगों की चिंता सता रही है। My greatest concern is that my citizens feel safe. That's what I care about. इस बीच चीन ने भी ओहायो की घटना के बहाने अमेरिका पर वार कर दिया। चीन के विशेषज्ञों के मुताबिक ओहायो में जो केमिकल फैला है उसका असर आने वाले 20 साल तक रह सकता है। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका को अपने लोगों की जान की परवाह नहीं है, इसीलिए उसने इतने खतरनाक हादसे को भी इतने दिनों तक छिपाए रखा। उधर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर असम सरकार के विज्ञापन पर महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग देश का 6ठा ज्योतिर्लिंग है, जिसे असम सरकार ने अपने विज्ञापन में असम में होने का दावा किया और श्रद्धालुओं को शिवरात्रि पर वहां आने का न्योता दिया, जिस पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई, क्योंकि मान्यता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। विपक्ष ने इसी बात पर शिंदे सरकार से जवाब मांगा। भीमाशंकर ये तो महाराष्ट्र का ज्योतिर्लिंग में एक महाराष्ट्र का ज्योतिर्लिंग है। असम सरकार ने अपने विज्ञापन में भारत के इस 6ठे ज्योतिर्लिंग को कामरूप के डाकिनी पहाड़ में होने का दावा किया। असम सरकार लगातार गुवाहाटी के पास पमोही को 6ठा ज्योतिर्लिंग बताकर प्रचार कर रही है। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसने कीव के ऊपर मंडरा रहे रूस के कुछ जासूसी गुब्बारों को मार गिराया है। यह दावा यूक्रेन की एयर डिफेंस यूनिट के प्रवक्ता यूरी इनत ने किया और बताया कि यूक्रेन की राजधानी कीव के आसमान में एक दिन पहले रूस के 6 जासूसी गुब्बारे उड़ते देखे गए। यूक्रेन की एयर डिफेंस यूनिट के प्रवक्ता यूरी इनत के मुताबिक उन गुब्बारों के बारे में जैसे ही पता चला, उनमें ज्यादातर गुब्बारों को मार गिराया गया। अपने इस दावे को साबित करने के लिए उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें आसमान में धुआं फैला दिखा। दावा किया गया कि ये धुआं उन रूसी गुब्बारों को मार गिराने के बाद वहां फैला। Технічним військам, які несуть 24/7 бойове чергування. हालांकि यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि ये कोई पहली बार नहीं है जो उसके आकाश में रूस के जासूसी गुब्बारे देखे गए। वहां के सैन्य अधिकारियों ने आशंका जताई कि ये गुब्बारे रूस के खुफिया उपकरण हो सकते हैं, जिन्हें कई अहम जानकारियां जुटाने के लिए कीव के आसमान में भेजा गया। इधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता बंटी अंजना की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने पूछताछ में गहलोत सरकार में मंत्री उदयलाल अंजना के भतीजे पर सुपारी देने का आरोप लगाया।
और बताया कि गहलोत सरकार में मंत्री उदयलाल अंजना के भतीजे ने मुख्य आरोपी अजय पाल को हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए 15 लाख रुपए दिए थे। उसने इस अजय पाल को जेल में तैयार किया था, जिसके बाद जेल से बाहर आते ही उन्होंने पहले तो बंटी अंजना की रेकी की और फिर इसी महीने की 2 तारीख को उसे मौत के घाट उतार दिया। इस बीच 6 फरवरी को आए भूकंप की वजह से बहुत बड़े नुकसान की खबर आई। पता चला कि एक बाग की बहुत बड़ी जमीन में सैकड़ों फीट चौड़ी दरार पड़ गई। धरती में पड़ी इस दरार की वजह से आसपास के कई गांवों में दहशत का माहौल बन गया और जलजिला जाने के बाद भी लोगों को मौत का डर सताने लगा। जिस जगह ये दरार पड़ी वहां जैतून का एक बहुत बड़ा बाग था, लेकिन बाग के बीचों बीच जैसे किसी ने मशीनें लाकर खुदाई कर दी हो। इतनी बड़ी दरार पड़ गई जैसे सरकारी एजेंसियों ने मशीनों से जमीन को खोद दिया हो। इस दरार की गहराई भी कम नहीं है। जमीन में पूरे 130 फीट गहराई तक दरार ने जमीन को 2 टुकड़ों में बांट कर रख दिया। इस दरार की लंबाई भी कम नहीं है। करीब 1000 फीट तक ये दरार साफ दिखाई दी। खबर है कि आसपास के इलाकों में भूकंप के बाद से इस कदर खौफ है कि लोग इस दरार के करीब भी पहुंचने से डर रहे हैं। इस खाई को देखकर समझा जा सकता है कि 6 फरवरी को तुर्की में आया 7.8 तीव्रता वाला भूकंप कितना जोरदार था। उधर खबर है कि भूकंप की मार झेल रहे तुर्की के लोगों पर कई तरह की बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वहां कुछ शहरों में लोग पानी, दवा और दूसरी जरूरी चीजों के लिए भी तरस रहे हैं, जिसकी वजह से वो गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। टर्किश मेडिकल एसोसिएशन ने भी भूकंप के बाद होने वाली संक्रामक बीमारियों को लेकर चेतावनी दे दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की के कई शहरों में लोग किसी लाचार की तरह जीने को मजबूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके पास पीने के लिए शुद्ध पानी तक नहीं है। लेकिन अंतक्या शहर में हालात ज्यादा ही खराब बताए गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक भूकंप के बाद बेघर हुए इस शहर के लोग जिन जगहों पर रह रहे हैं वहां उन्हें टॉयलेट तक नहीं मिल रहा। यही वजह है कि यहाँ के लोगों पर संक्रामक बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया। वहीं तुर्की दौरे के नाम पर पहले फजीहत करवा चुके शहबाज शरीफ आखिरकार तुर्की पहुंच ही गए। जोरदार भूकंप के 10 दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां तबाही का हाल देखने के लिए पहुंचे, जिस पर उनकी फिर फजीहत शुरू हो गई। पाकिस्तान की पब्लिक तो पहले ही शहबाज शरीफ की सरकार को आईना दिखा रही थी। अब इमरान खान ने भी शहबाज शरीफ पर हमले तेज कर दिए। उन्होंने शहबाज को बताया कि किस तरह तुर्की ने पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। सोचो, जहाज में बैठा हुआ था जाने के लिए, पूरा अपना तुर्की को बचाने के लिए, उन्होंने मना कर दी इसको। ऐसा तब हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डैमेज कंट्रोल के लिए तुर्की पहुंच गए। अब सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर तुर्की जाने की ऐसी क्या जरूरत थी कि बेइज्जती कराने के बाद भी शहबाज तुर्की पहुंच गए। हालांकि खबर है कि शहबाज शरीफ वहां तुर्की के राष्ट्रपति से मिलेंगे और भूकंप पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त करेंगे। असल में तुर्की में चलाया जा रहा भारत का ऑपरेशन दोस्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि भारत इस ऑपरेशन के जरिए तुर्की के करीब पहुंच रहा था। तुर्की की तरफ से भी कई बार भारत की एजेंसियों की तारीफ की गई। भारत ने न केवल तुर्की के लिए राहत सामग्री भेजी, बल्कि एनडीआरएफ की टीमों ने तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए। बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के पास हमदर्दी जताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पाकिस्तान तो बिना किसी भूकंप के ही कंगाली से बेहाल है। मतलब ये कि उसके पास तुर्की को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए शहबाज शरीफ तुर्की से अपने रिश्तों में गर्माहट बनाए रखने के लिए छटपटा रहे हैं। साफ है कि उनकी ये छटपटाहट उन्हें खींच कर तुर्की तक ले गई। और अब कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान तुर्की को कुछ देने के लायक नहीं है तो शहबाज शरीफ वहां पर्यटन करने के लिए आखिर क्यों पहुंचे। इधर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में एक बार फिर चीतों की संख्या में इजाफा होने वाला है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए जा रहे हैं और जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। उनके कुनो नेशनल पार्क पहुंचते ही भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जा रहे इन चीतों में 7 नर और 5 मादा चीते शामिल हैं, जिन्हें एयरफोर्स के विशेष विमान से 18 फरवरी को भारत लाया जाएगा। अफ्रीका से हमारे 12 चीते आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते कुनो नेशनल पार्क लाए गए थे। इस बीच चीन से टकराने के लिए तैयार बैठे फिलीपींस ने 8 साल बाद सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने का ऐलान कर दिया। चीन इन दिनों फिलीपींस और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है और इसी वजह से वो फिलीपींस पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, खासतौर पर दक्षिण चीन सागर में, जिसे वो अपनी जागीर समझता है। 6 फरवरी को भी चीन ने कुछ ऐसा ही किया। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि उसके कोस्ट गार्ड के एक जहाज को देखते ही चीन ने लेजर बीम से हमला कर दिया। फिलीपींस के मुताबिक वो लेजर बीम बहुत ताकतवर थी, जिसकी वजह से उसके कोस्ट गार्ड के कुछ जवानों को थोड़ी देर के लिए दिखना ही बंद हो गया। और इसी घटना के बाद फिलीपींस ने ऐलान कर दिया कि वो अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करेगा, जिसमें उसका साथ चीन का जानी दुश्मन अमेरिका भी देगा। क्योंकि चीन की बढ़ती ताकत और दादागिरी से निपटने के लिए अमेरिका भी दक्षिण चीन सागर में अपनी पैठ तेजी से बना रहा है और इसके लिए वो दक्षिण चीन सागर में कई सालों से ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस जैसे देशों के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है।
और इन सभी देशों का चीन के साथ 36 का आंकड़ा है। लेकिन फिलीपींस और चीन की दुश्मनी बढ़ती जा रही है क्योंकि उसने अमेरिकी सेना को अपने घर में आने की खुली छूट दे रखी है। इस महीने की शुरुआत में ही फिलीपींस ने एक डील के तहत अपने 4 और सैन्य अड्डों पर अमेरिकी सेना की तैनाती को मंजूरी दे दी और अब वो 8 साल बाद अमेरिका के साथ मिलकर सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने जा रहा है, जो 2015 में हुए सैन्य अभ्यास से भी बड़ी होगी, जिसमें 11,000 जवानों ने हिस्सा लिया था। फिलीपींस के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि उसने चीन को खुली चुनौती दी है और उसे आंख दिखाते हुए कह दिया कि दक्षिण चीन सागर में उसकी धौंस अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। इधर गाजियाबाद कोर्ट में एक बार फिर तेंदुआ दिखने की खबर से हड़कंप मच गया, जिसके बाद एहतियातन गाजियाबाद कोर्ट को बंद कर दिया गया और प्रशासन ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें तेंदुए जैसा दिखने वाला एक जानवर नजर आया। इन्हीं कोर्ट के गलियारों में इस तरफ के थोड़े से पीछे जो है वो उस जानवर की मौजूदगी यहाँ पर देखिए। जिसके बाद एहतियातन गाजियाबाद कोर्ट को बंद कर दिया गया और पूरे परिसर की तलाशी शुरू कर दी गई। करीब 1 हफ्ते पहले भी गाजियाबाद कोर्ट परिसर में एक तेंदुआ देखा गया था, जिसका वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया था। उधर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के एक नागरिक के घर को इजराइल की सेना ने उड़ा दिया। बताया गया कि फिलिस्तीन का यह वही हमलावर है जिसने पिछले साल अक्टूबर में एक इजरायली सैनिक पर फायरिंग कर उसे मार डाला था, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल की सेना उसी फिलिस्तीनी हमलावर के घर पर करीब 4 महीने बाद पहुंची और उसके घर को बम से उड़ा दिया। फिलिस्तीन के उस नागरिक के घर के चिथड़े उड़ाने के बाद वहां से भारी मात्रा में धुआं उठता दिखाई दिया, जिस पर इजराइल की सेना ने जश्न मनाया। अल्लाह अकबर! जो तस्वीरें फिलिस्तीन के मीडिया ने जारी की उनमें दिखा कि इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले इजराइल के सैनिकों ने उस शख्स के घर के आसपास मौजूद इमारतों को खाली कराया और फिर उसके घर को तबाह कर दिया। इधर यूपी के कानपुर देहात में मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हुई मौत के मामले में योगी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया, जो इस पूरे मामले पर 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सरकार को देगी, जिसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया। इस बीच पुतिन से भिड़ने के लिए नेटो ने अपनी पूरी ताकत झोंकने का ऐलान कर दिया। नेटो देशों को डर है कि यूक्रेन पर हमले के 1 साल पूरा होने पर पुतिन ऐसी तबाही मचाएंगे जिसे रोक पाना किसी के भी बस में नहीं होगा, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का यह दावा है कि पुतिन के हाथ से यूक्रेन के कई इलाके निकल चुके हैं। इसके अलावा कई जगहों पर रूसी सेना को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। ऐसे में पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसी वजह से वो यूक्रेन में एक साथ कई जगहों पर हमला करने वाले हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज के इस हमले का सामना जेलेंस्की तो क्या नेटो देश भी नहीं कर सकते। ऐसे में नेटो ने अपनी पूरी ताकत झोंकने का प्लान बनाया है ताकि वो यूक्रेन को सबसे बड़े हमले से बचा सके। और इसीलिए नेटो ने यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई बढ़ाने का फैसला लिया। यानी इस बार जेलेंस्की की फौज को हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा देने की रणनीति तैयार की गई ताकि यूक्रेन पुतिन के गुस्से का सामना कर सके। इसके लिए नेटो के सभी देश बड़ी संख्या में हथियार देने के लिए तैयार हो गए। खबर है कि जल्द ही यूक्रेन को 48 लेपर्ड 2 टैंक, बम, रॉकेट, मिसाइलें और कई खतरनाक हथियार दिए जाएंगे। इसके अलावा नेटो के सभी देश अपने यहाँ हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी राजी हो गए, क्योंकि पिछले 1 साल से इन देशों ने यूक्रेन को इतने हथियार दिए हैं कि अब उनके पास ही भारी कमी हो चुकी है। ऐसे में ये स्थिति न सिर्फ जेलेंस्की की मदद में रोड़ा बनेगी बल्कि नेटो के देशों के लिए भी खतरनाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बात की आशंका जताई जा रही है कि पुतिन इस बार एक साथ कई देशों पर भी वार कर सकते हैं। इधर मुंबई के पास ठाणे में एनसीपी विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र अवार्ड के समर्थकों ने ठाणे नगर पालिका के एक अधिकारी को बुरी तरह पीट दिया। उनका आरोप है कि नगर पालिका के अधिकारी ने अवार्ड के रिश्तेदारों को मारने की सुपारी दी थी, जिससे भड़के पूर्व मंत्री जितेंद्र अवार्ड के समर्थक नगर पालिका दफ्तर के सामने जुट गए और उन्होंने असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर महेश आयर के कार से उतरते ही उन पर हमला बोल दिया, जिन्हें वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से बचाया। एनसीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नगर पालिका अधिकारी महेश आयर ने पूर्व मंत्री जितेंद्र अवार्ड की बेटी और दामाद को मारने की सुपारी दी, जिसके लिए उसने एक शार्प शूटर को कुछ रकम भी दे दी थी। हालांकि पुलिस ने नगर पालिका अधिकारी की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनमें मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। उधर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में जोरदार धमाका हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल बताए गए। और जोरदार धमाके की वजह से ट्रेन के कई कोच भी पटरी से उतर गए। जिस वक्त ट्रेन में धमाका हुआ वो पाकिस्तान के क्वेटा से पेशावर जा रही थी। धमाका कितना जबरदस्त था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रेन के जिस कोच में धमाका हुआ उसके परखचे उड़ गए। इस बीच मुंबई में क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। ये घटना तब हुई जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ विलेपाले इलाके के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे थे।
जहां कुछ लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगे, लेकिन पृथ्वी के मना करने पर रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उन लोगों को वहां से बाहर कर दिया। बस इसी बात से भड़के उन लोगों ने बाहर पृथ्वी का इंतजार किया और उनकी कार के सिग्नल पर पहुंचते ही उसके शीशे तोड़ दिए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पृथ्वी शॉ भी गुस्से में नजर आए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 24 घंटे के अंदर सपना गिल नाम की एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी गिरफ्तार हो रहे हैं और बाकी के भी जल्दी गिरफ्तार होंगे। इस मामले में सपना गिल के साथ मौजूद 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिन्हें पुलिस लगातार ढूंढ रही है। पृथ्वी शॉ का आरोप है कि मारपीट करने वाले लोगों ने उनके दोस्तों से 50,000 रुपए की मांग भी की, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस थाने में दर्ज कराई। वहीं इस तोड़फोड़ की वजह से कार का हुलिया बिगड़ गया। हालांकि गनीमत यह रही कि पृथ्वी शॉ को ज्यादा चोट नहीं आई और उन्हें सही सलामत घर भेज दिया गया। उधर अमेरिका के टेक्सास में एक मॉल के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें फायरिंग की आवाज सुनते ही मॉल के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। वहीं सूचना मिलते ही टेक्सास पुलिस ने मॉल को चारों ओर से घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक आदमी को हिरासत में ले लिया। इस बीच अमेरिकी थिंक टैंक यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने यह चेतावनी दी कि पाकिस्तान में टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों का कहर बढ़ सकता है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तालिबान टीटीपी के आतंकियों के साथ और मजबूती से खड़े होने वाले हैं। और यही बात पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि टीटीपी पिछले करीब 4 महीने से पाकिस्तान के लिए नासूर बना हुआ है। वो पाकिस्तान में घुसकर एक के बाद एक कई भीषण हमले कर चुका है। टीटीपी के आतंकी ऐसा दिखा चुके हैं जैसे उन्हें पाकिस्तान की पुलिस और सेना का कोई खौफ ही नहीं है। पिछले महीने के आखिर में तो उन्होंने पेशावर समेत पूरे पाकिस्तान को दहला कर रख दिया था। वहाँ की एक मस्जिद में हुए धमाके में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने ही ली थी। और अमेरिकी थिंक टैंक यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने चेतावनी दी है कि टीटीपी पाकिस्तान में ऐसे और भी कई हमले कर सकता है, क्योंकि तालिबान पूरी तरह खुलकर उसका साथ देने के लिए कमर कस चुके हैं। यानी तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ सीधे सीधे जंग छेड़ने का मन बना लिया है, जिसमें वो टीटीपी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि वो पाकिस्तान को छलनी कर सके, जैसा कि उसने पेशावर में हमला करके किया भी था। तब पाकिस्तान ने ऐसे तेवर दिखाए थे कि वो पेशावर हमले का बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठेगा। उस वक्त ऐसा लगा था पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के आतंकियों को मार गिराएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी के आतंकियों को तालिबान ने पूरी छूट दे रखी है। वो खुलेआम अफगानिस्तान के शहरों में घूमते हैं। ऐसे में अगर इन आतंकियों के कहर से पाकिस्तान को बचाना है तो उसकी सेना को अफगानिस्तान के भीतर घुसकर वार करना होगा, जिसके संकेत जनरल मुनीर अफगानिस्तान सीमा के पास टीटीपी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर दे चुके हैं। इसी हफ्ते पाकिस्तानी सेना ने यह कार्रवाई की। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर घुसकर इस तरह की स्ट्राइक करना पाकिस्तान के बूते की बात नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कंगाल पाकिस्तान ऐसा एक्शन ले ही नहीं सकता। रिपोर्ट के मुताबिक बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालांकि रिपोर्ट में यह बात भी कही गई कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर टीटीपी के आतंकियों से मोर्चा जरूर ले सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या यही है, क्योंकि टीटीपी के आतंकी बड़े आराम से वहां हमला करते हैं और फिर आसानी से तालिबान की शरण में चले जाते हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ हाथ मलता रह जाता है। उधर ब्राजील में जीसस की मूर्ति पर बिजली गिरने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जिस मूर्ति पर बिजली गिरी वो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थापित जीसस की ऐतिहासिक मूर्ति है, जिस पर बिजली गिरने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रियो डी जेनेरो में स्थापित जीसस की 100 फीट ऊंची इस ऐतिहासिक मूर्ति पर बिजली गिरने की तस्वीर को अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस बीच मलेशिया से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक मकान की छत से कुछ सांपों के लटकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें टूटी हुई छत के एक हिस्से से एक सांप की पूंछ लटकती दिखाई दी। ऐसे में जैसे ही सांप पकड़ने पहुंचे लोगों ने छत के दूसरे कोने पर डंडा मारा तो वो हिस्सा टूट गया और वहां एक नहीं बल्कि 3 बड़े बड़े सांप एक दूसरे से लिपटे मिले। एक साथ 3-3 सांपों को देखकर उस घर में रहने वाले लोग डर गए। छत का वो हिस्सा टूटते ही तीनों सांप नीचे की तरफ गिर गए। वो तो गनीमत रही कि वो नीचे आने के बजाय ऊपर ही एक दूसरे से लिपट गए। इधर जम्मू कश्मीर में लिथियम खनन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। वैज्ञानिकों का दावा है कि लिथियम खनन की वजह से राज्य में भूकंप आने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर सीज्मिक जोन यानी भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 के तहत आता है। मतलब वहां भूकंप आने का खतरा सबसे ज्यादा है। और ऐसे में अगर लिथियम निकालने के लिए रियासी जिले में खनन किया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। न सिर्फ जमीन खिसकने की घटनाएं बढ़ेंगी बल्कि विनाशकारी भूकंप आने का खतरा भी बढ़ जाएगा। ये इलाका पहले भी पर्यावरणीय त्रासदी का शिकार होता रहा है। यही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 टन लिथियम के उत्पादन के लिए करीब 5 लाख गैलन से ज्यादा
पानी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दक्षिण अमेरिकी देश चिली है, जहां लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन वहां लिथियम खनन की वजह से पानी के लिए संघर्ष शुरू हो चुका है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक चिली में लिथियम खनन की वजह से वहां रहने वाले कई समुदाय पलायन कर चुके हैं। लगातार हो रहे खनन से वहां पानी की एक बूंद तक नहीं बची है, यहाँ तक कि वहां बहने वाली नदियों में भी पानी नहीं बचा है। सिर्फ चिली ही नहीं बल्कि पुर्तगाल में भी लिथियम खनन के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। लिथियम के उत्पादन के लिए जिस भारी जल भंडार की जरूरत है, भारत उससे पहले ही जूझ रहा है। नीति आयोग ने 2019 में अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया था कि 2030 तक करीब 40% भारतीयों के पास पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, जिसके आने में महज 6 साल का वक्त ही बचा है। मतलब ये कि लिथियम खनन से पानी, मिट्टी और हवा सब कुछ प्रदूषित हो जाएगी। लेकिन कोयला और पेट्रोलियम की तुलना में लिथियम खनन को फायदेमंद बताया जाता है, क्योंकि लिथियम एक ऐसा खनिज है जिसे लकड़ी से भी हल्का माना जाता है। इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि लिथियम भविष्य में प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन की समस्या से निपटने में कारगर साबित होगा। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक पर्यावरण के लिहाज से इसका खनन बेहद हानिकारक है। मतलब ये कि भारत को लिथियम का खजाना तो मिल गया है, लेकिन उसे निकालने की राह में अभी कई रोड़े हैं। उधर तुर्की, सीरिया और न्यूजीलैंड के बाद फिलीपींस में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.1 रही, जिसने फिलीपींस के लोगों को खौफ से भर दिया। इस भूकंप का केंद्र मस्जिद शहर से 11 किलोमीटर दूर था, जिसके बाद वहां रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर आ गए। लेकिन दहशत की वजह से वो कई घंटों तक अपने घरों में लौटने की हिम्मत नहीं जुटा सके। राहत की बात यह रही कि कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बीच जर्मनी की सांसद सेविम जगदेलन ने आशंका जताई कि अगर इसी तरह रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई होती रही तो परमाणु युद्ध छिड़ने में देर नहीं लगेगी। पिछले महीने ही जर्मनी ने यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान किया था, जिसके कुछ दिन बाद जर्मनी की सांसद सेविम डगडेलन ने चेतावनी दी और कहा कि यूक्रेन को हथियारों की मदद कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकती है। सेविम डगडेलन ने कहा कि नेटो देश लगातार यूक्रेन को हथियार और पैसे देकर जेलेंस्की की मदद कर रहे हैं, जिस वजह से दोनों देशों के बीच छिड़ी ये जंग खिंचती जा रही है और थमने के बजाय पहले से घातक होती जा रही है। सेविम डगडेलन के मुताबिक अगर यूक्रेन को हथियार देना बंद नहीं किया गया तो तीसरा विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, जिसमें जर्मनी की सांसद सेविम डगडेलन ने परमाणु बम के इस्तेमाल की आशंका जताई। सेविम डगडेलन ने कहा कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई से दूरी बना लेनी चाहिए और इस जंग को रोकने के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहिए। इधर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को एक नए मामले में ईडी की रिमांड में भेज दिया। ये नया मामला 4 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें सुकेश को 9 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि धोखाधड़ी के इस मामले में उससे तिहाड़ जेल में पूछताछ की गई, लेकिन उसने सवालों के सही जवाब नहीं दिए, जिसके बाद कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को ईडी की हिरासत में भेज दिया। उधर अमेरिका और ईरान वैसे तो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन खबर है कि दोनों एक दूसरे के यहाँ कैद अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए पर्दे के पीछे बात कर रहे हैं। इसके लिए ब्रिटेन और पश्चिम एशिया का देश कतर मध्यस्थता कराने में जुटे हैं। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच जो अघोषित कोल्ड वॉर छिड़ी हुई है, उसे देखकर लग नहीं रहा कि उनकी बात बन पाएगी। ईरान की जेलों में अमेरिका के कम से कम 3 नागरिक कैद हैं और जब से ईरान के यहाँ हिजाब विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए हैं, वो एक के बाद एक अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारे जा रहा है। बल्कि उसने 6 अरबी राजनीतिक कैदियों तक को फांसी की सजा सुना दी है। ऐसे में अमेरिका को अपने नागरिकों की जान का डर सता रहा है। लेकिन एक तो न्यूक्लियर डील पर अटकी बात और ईरान की रूस को शाहिद ड्रोन की मदद ने अमेरिका और ईरान की दुश्मनी बढ़ा दी है। ऐसे में विशेषज्ञों को शक है कि कैदियों के बदले कैदी पाने की उनकी डील कामयाब भी हो पाएगी। इधर झारखंड के पलामू में पुलिस ने हिंसा वाले इलाके में फ्लैग मार्च किया। एक दिन पहले पलामू में 2 पक्षों के बीच हिंसा हुई, जिसके बाद वहां धारा 144 लागू कर दी गई और फिर पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मिलकर वहां फ्लैग मार्च किया और लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की। लोगों से अपील करता हूं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। पलामू के इस इलाके में एक दिन पहले एक शिव मंदिर के बाहर तोरण द्वार लगाने के मुद्दे पर 2 पक्षों के लोगों के बीच विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया और सड़क पर आगजनी भी की। इस बीच चीन के भारी दबाव के बावजूद भारत को नए फाइटर जेट देने पर रूस तैयार हो गया। इससे पहले चीन ने भारत को हथियार और फाइटर जेट देने के रूस के फैसले का विरोध किया था, लेकिन चीन को नजरअंदाज कर रूस ने भारत की मदद करने का फैसला लिया। उसने भारतीय वायुसेना को सुखोई 30 और मिग 29 की नई खेप देने का ऐलान कर दिया। खास बात यह कि रूस मिग 29 के जिस नए मॉडल को भेजेगा, उसका इस्तेमाल युद्धपोत पर भी किया जा सकता है। हालांकि रूस पहले ही भारत को 270 सुखोई लड़ाकू विमान दे चुका है, लेकिन चीन से तनातनी के बीच देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भारत ने अपने सबसे पुराने दोस्त रूस पर भरोसा किया।
और रूस ने भी भारत के भरोसे को कायम रखा। यही नहीं, उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारत को MiG-35 फाइटर जेट का भी ऑफर दे दिया, जो चीन को चिढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में अपने खतरनाक मंसूबों को पूरा करने की फिराक में है। हालांकि हर बार उसे भारतीय सेना से मुंहतोड़ जवाब मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ऐसे में भारतीय सेना के बेड़े में घातक लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ने से उसके इरादे और कमजोर हो जाएंगे। चीन की तरह दुनिया के कई दूसरे देश भी ये नहीं चाहते कि रूस भारत को हथियार सप्लाई करे। हालांकि इसके लिए वो रूस पर नहीं बल्कि भारत पर ही दबाव बना रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश खुलकर कह रहे हैं कि भारत रूस से हथियारों की खरीद कम कर दे। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक आदमी की 16,500 करोड़ की लॉटरी लग गई। ये अब तक लॉटरी में जीती गई दुनिया की सबसे बड़ी रकम है। और इसे जीतने वाले शख्स का नाम है एडविन कास्त्रो, जिनके नाम की घोषणा 14 फरवरी को की गई। लॉटरी टिकट जारी करने वाली कंपनी ने ऐलान किया कि एडविन ने इतिहास की सबसे बड़ी लॉटरी जीत ली है, जिसका इनाम $2.5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 16,850 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन एडविन को इस रकम का आधा हिस्सा ही इनाम के तौर पर दिया जाएगा, जिसका मतलब ये कि उन्हें $997 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 8,200 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस कंपनी ने टिकट जारी करने से पहले ही एक शर्त रख दी थी, जिसके मुताबिक करोड़ों का इनाम जीतने वाले के सामने 2 रास्ते होते, जिनमें पहला है कि वो अगर एक बार में सारी रकम हासिल करना चाहे तो उसे इनाम की आधी राशि मिलेगी, और दूसरा ऑप्शन ये कि अगर उसे पूरे 16,500 करोड़ रुपए चाहिए तो फिर उसे दूसरी किस्त के लिए 29 साल तक का इंतजार करना होगा। इसलिए एडविन कास्त्रो ने इनाम की आधी रकम यानी कि 8,200 करोड़ रुपए लेने पर हामी भर दी। पावरबॉल जैकपॉट की टिकट निकालने वाली कंपनी ने दावा किया कि इसे जीतने की संभावना 30 करोड़ लोगों में किसी एक की थी, जिनमें एडविन कास्त्रो की किस्मत चमक गई। हालांकि इस लॉटरी के इनाम का ऐलान पिछले साल नवंबर में किया गया था, लेकिन तब इसके विजेता ने मीडिया के सामने आने से मना कर दिया था। जानकारी के मुताबिक कंपनी को हुए मुनाफे की रकम से $156 मिलियन यानी करीब 1,300 करोड़ रुपए कैलिफोर्निया के स्कूलों के विकास के लिए दिए जाएंगे, जिसके जरिए वहां के कई स्कूलों की मरम्मत होगी, साथ ही सैकड़ों नए स्कूल भी खोले जाएंगे। उधर पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत न देते हुए उन्हें हर हाल में हाजिर होने का आदेश दे दिया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में इमरान खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, और उसी मामले में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान इमरान खान कोर्ट में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि अगर इमरान खान घायल हैं, चल नहीं सकते, तब भी उन्हें एम्बुलेंस से कोर्ट लाया जाए। मतलब हर हाल में इमरान खान कोर्ट में हाजिर होने चाहिए। एक रोज पहले ही इस मामले में उनकी जमानत याचिका को इस्लामाबाद की एक कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी इमरान खान की फजीहत हो गई, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को किसी भी सूरत में हाजिर होने का आदेश सुना दिया। असल में इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए विदेशों से मिले उपहारों को बेचने के आरोप लगे थे। इसी मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने दोषी पाते हुए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। 5 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे पाकिस्तान में चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पिछले साल अक्टूबर में इमरान खान पर केस दर्ज कर लिया गया था। लेकिन 3 नवंबर को आजादी मार्च के दौरान वजीराबाद में उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो बाल बच गए थे, लेकिन पैर में गोली लगने से वो बुरी तरह घायल भी हो गए थे, जिसे लेकर इमरान खान ने मेडिकल आधार पर एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेशी से छूट की अपील की थी। लेकिन इमरान खान के वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद इमरान खान की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई, जिसमें दलील दी गई कि उन्हें डॉक्टरों ने 3 हफ्ते तक आराम करने की सलाह दी है। लेकिन कोर्ट ने इमरान के वकील की एक न सुनी और ये आदेश जारी कर दिया कि मामले में संदिग्ध की पेशी जरूरी है, इसीलिए अगर उन्हें एम्बुलेंस से भी लाना पड़े तो लाइए। इस फटकार के बाद ये माना जा रहा है कि इमरान खान कोर्ट में पेश हो सकते हैं। इस बीच इटली में एक कपल ने पानी के अंदर एक दूसरे को लगातार किस करने का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया, जिसके लिए उन्होंने एक दूसरे को 4 मिनट 6 सेकंड तक पानी के अंदर बिना रुके लगातार किस किया। ये रिकॉर्ड इटली के एक टीवी शो में बनाया गया। इससे पहले इसी शो में 3 मिनट 24 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसे तोड़कर यह नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इधर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश पर निशाना साधा। अभी कुछ हफ्ते पहले ही सुधाकर सिंह ने नीतीश पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिसके जवाब में सुधाकर सिंह ने आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की सारी पोल खोल दी थी। लेकिन लगता है कि सुधाकर सिंह का इतने से मन नहीं भरा और वो बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी तोड़कर ही दम लेना चाहते हैं।
क्योंकि तेजस्वी की सख्ती के बावजूद उन्होंने नीतीश के खिलाफ जहर उगलना जारी रखा। पिछले दरवाजे से राजनीति करते हैं लोग, चुनाव जीत कर नहीं आते। जिस पर जेडीयू नेता ऐसा भड़के कि उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने का मन बना लिया। कोई माई का लाल अगर नीतीश कुमार पर उंगली उठाएगा, एक उंगली उठाएगा तो पांचों उंगली आंख पर। यानी सुधाकर सिंह बिहार में महागठबंधन के लिए भस्मासुर बन सकते हैं, क्योंकि जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो काम सुधाकर सिंह कर रहे हैं और 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी की राह आसान बना रहे हैं। उधर दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे तीसरे दिन भी जारी रहा। लेन देन में गड़बड़ी के आरोपों पर 2 दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह सर्वे शुरू किया था, जो लगातार तीसरे दिन भी चलता रहा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में बीबीसी ने तीसरे दिन अपने स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया। एक दिन पहले दिल्ली में बीबीसी दफ्तर के बाहर काफी हंगामा हुआ था, लेकिन अगले दिन वहां से किसी तरह के हंगामे की खबर नहीं आई। इस बीच इजराइल ने ईरान को धमकी दी कि वो शाहिद जैसे अपने ड्रोन पर ज्यादा न इतराए, क्योंकि उसके ड्रोन ज्यादा वक्त के मेहमान नहीं। इजराइल ने दावा किया कि वो ऐसा हथियार बनाने में लगा है जिसे किसी विस्फोटक की जरूरत ही नहीं, बल्कि वो लेजर से ही ड्रोन को जलाकर राख कर देगा। यानी ऐसा किलर जो अंधा कर देने वाली इतनी पैनी लाइट छोड़ेगा कि वो चुपके से ड्रोन का शिकार कर डालेगा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने दावा किया कि उनके दमदार एयर डिफेंस लेजर जब तैनात किए जाएंगे तो वो ईरान के ड्रोनों को स्वाहा करके रख देंगे। यूक्रेन की जंग में ईरान के शाहिद ड्रोन रूस की बहुत बड़ी ताकत साबित हुए हैं। लड़ाकू ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए कई देश लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहे हैं। पिछले साल इजराइल ने आयन बीम नाम का एक लेजर एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट करके दावा किया था कि वो रॉकेट, ड्रोन, मोटर और मिसाइलों को लेजर बीम मारकर ढेर कर सकता है। इधर सोशल मीडिया पर एक एसयूवी का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में वो कार एक सीधी पहाड़ी के सामने मौजूद घाटी में खड़ी नजर आई और फिर एक झटके में उसने एकदम सीधी चढ़ाई को पार कर लिया। इस वीडियो को सीएट टायर कंपनी के मालिक हर्ष गोयनका ने भी ट्वीट किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि सही टायर होने पर कठिन से कठिन चढ़ाई चढ़ने में भी मुश्किल नहीं होती। उधर खबर है कि यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री को पद से हटाने की तैयारी शुरू हो गई। उन्हें पूर्व रक्षा मंत्री की मौत के बाद जेलेंस्की ने रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन वहां की जांच एजेंसी की एक रिपोर्ट में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इसलिए माना जा रहा है कि उन्हें हटाकर जेलेंस्की जल्द ही यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री का ऐलान कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन पर सैनिकों के लिए खाने पीने की चीजों के नाम पर बेतहाशा रकम खर्च करने का आरोप है। क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ दिन पहले ये साफ कर दिया था कि वो भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस मामले में तो अमेरिका भी जेलेंस्की से जवाब चाहता है, क्योंकि जिस पैसे की धांधली हुई वो अमेरिका ने मदद के तौर पर यूक्रेन को दिए थे, जिसके बाद जंग में यूक्रेन की मदद करने वाले बाकी देशों ने भी जेलेंस्की से इस मामले में जल्द फैसला लेने की अपील की है। हालांकि उनसे पहले यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री के घर भी भ्रष्टाचार के आरोप में छापा मारा गया था। इधर पटना के आलमगंज में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल हो गया। वहां सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी, लेकिन तभी कई लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रशासन की टीम और पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। आरोप है कि वहां कई दुकानदारों ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर मकान बना लिए थे और इसीलिए प्रशासन की टीम अवैध कब्जे को हटवाने के लिए बुलडोजर के साथ वहां पहुंची। पर जैसे ही उसने कार्रवाई शुरू की, दुकानदारों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लेकिन आरोप है कि इसके बाद उन्होंने ईंट और पत्थर से भी हमला कर दिया, जिसके बाद प्रशासन की टीम वहां से किसी तरह बचकर निकली। उधर जयपुर जिला कोर्ट ने अवैध वसूली और फायरिंग से जुड़े मामलों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। लेकिन इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब की बठिंडा जेल से कड़ी सुरक्षा में जयपुर लाया गया। उस पर जयपुर में कई व्यापारियों से पैसे मांगने और नहीं देने पर फायरिंग करवाने के इल्जाम है। हालांकि उसके वकील ने इन आरोपों का विरोध किया। लंबे समय से वो पुलिस रिमांड पर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो कोई ऑफेंस कारित करे, संभव ही नहीं है। राजस्थान में पिछले 3 महीने में करीब 1 दर्जन मामले सामने आए, जिनमें लॉरेंस गैंग पर पैसों के लिए फायरिंग करवाने के आरोप लगे। इस बीच अमेरिका की सेना का दमदार मल्टी रोल ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा एक दिन पहले अलाबामा में हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान जाने की खबर है, क्योंकि आसमान से अमेरिकी सेना का यह हेलीकॉप्टर जमीन पर आकर गिर गया। इस हादसे की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें अलाबामा हाईवे पर अमेरिका की सेना का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कई हजार फीट की ऊंचाई से सड़क पर आकर गिरता दिखा। उसके जमीन से टकराते ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई और काफी दूर से ही हादसे की जगह से बड़ी मात्रा में काला धुआं उठता दिखाई दिया। इस हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम वहां पहुंची, लेकिन तब तक पूरा हेलीकॉप्टर आग की चपेट में आ चुका था। हालांकि उनकी तरफ से ये नहीं बताया गया कि हेलीकॉप्टर के हादसे का शिकार होने की वजह से कितने लोगों ने जान गंवा दी। लेकिन ये खबर जरूर सामने आई कि जब हेलीकॉप्टर हाईवे पर गिरा, तब वहां से गुजर रहे किसी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा। इधर यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। प्रशासन ने इस बार नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए।
जिसमें हर परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। यही नहीं, परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की तलाशी के अलावा सीसीटीवी कैमरों से उनकी निगरानी की गई, जबकि नकल करवाने वालों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया। उधर जंग के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए सेना ने त्रिशूल लिंक के जरिए हमला करने की रणनीति बनाई है। इस खास लिंक को सेना की मिलिट्री इंजीनियरिंग यूनिट ने तैयार किया है, जिसकी मदद से सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। त्रिशूल लिंक एक ऐसा सिस्टम है जिसका मकसद सेना के जमीनी और हवाई दस्ते में तालमेल बिठाना है। इस डिवाइस को टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और जंगी हेलीकॉप्टरों समेत लड़ाकू विमानों में भी लगाया जाएगा, ताकि इसके जरिए हर वक्त सबकी लोकेशन पता चलती रहे और तब किसी भी लोकेशन में सेना के बड़े अधिकारियों को अपनी रणनीति बनाने में आसानी होगी, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सा टैंक या कौन सा फाइटर जेट इस वक्त कहां है। ऐसे में उन्हें निर्देश देना आसान हो जाएगा। कहां पे कौन सा आर्मर्ड, कौन सा टैंक, कहां पे कौन सा सिस्टम इस वक्त मूव कर रहा है, कमांडर उसको आसानी से देख सकता है। ये सिस्टम अपनी लोकेशन से लगातार डेटा भेज सकता है और सेना के मुताबिक इसकी रेंज कई किलोमीटर दूर तक है, यानी जंग की स्थिति में टैंकों या लड़ाकू विमानों के दूर जाने पर भी इस सिस्टम के जरिए सैनिकों और अधिकारियों के बीच तालमेल बिठाने में कोई कमी नहीं होगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक फुल प्रूफ सिस्टम है, मतलब न तो त्रिशूल लिंक को हैक किया जा सकता है और न ही इसे जैम किया जा सकेगा। सेना के मुताबिक कई बार जंग के मैदान में अपने ही हथियारों और लड़ाकू विमानों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी ये डिवाइस सेना की पूरी मदद करेगा। अपने सारे जमीनी दस्ते और जितने भी हवाई दस्ते हैं, उन सब की कंप्लीट सिचुएशन जो है वो पता चलती रहती है। खबर है कि सेना इस सिस्टम का इस्तेमाल जल्द ही कई मोर्चों पर करेगी, ताकि सुरक्षा को और पुख्ता किया जा सके। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के ओडेसा में काला सागर के तट पर बारूदी सुरंगें तैरने लगी, जिसके बाद लोगों को तट के आसपास न जाने की चेतावनी जारी कर दी गई, ताकि लोगों को बारूदी सुरंगों की चपेट में आने से बचाया जा सके। ये बारूदी सुरंगें काफी खतरनाक बताई गई, यानी गलती से भी अगर कोई इनकी चपेट में आया तो उसकी जान जानी तय है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने ये सुरंगें ओडेसा में काला सागर के तट पर बिछाई हैं। ओडेसा यूक्रेन के बंदरगाह वाला वही शहर है जहां से यूक्रेन दुनिया में व्यापार करता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने के लिए ही रूसी फौज ने यह बारूदी सुरंगें बिछाई, जो अब तूफान आने के बाद तट पर तैरने लगी। हालांकि रूस ने इस आरोप को गलत बताते हुए यूक्रेन पर ही इन सुरंगों के इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नगर निगम ने एक पुलिस चौकी पर बुलडोजर चलवा दिया। ये कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान की गई, जिसमें शहर के एक चौक पर बनी पुलिस चौकी को भी जमींदोज कर दिया गया। नगर निगम के मुताबिक पहले वहां बस स्टॉप था, जिसका बाद में पुलिस चौकी के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन उसकी वजह से सड़क पर अक्सर जैम लग जाता था। क्योंकि ये चौकी बंद थी कई दिनों से, तो ये रोड पे जो लेफ्ट साइड का उसके लिए इसको हटाया गया है। अब इस पुलिस चौकी को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी है। इस बीच अमेरिका के हवाई राज्य में भूकंप आने के बाद वहां दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी ने भी अपना रौद्र रूप दिखा दिया। भूकंप आने के बाद ज्वालामुखी में हुए विस्फोट ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि ज्वालामुखी का लावा सीधे एक हाईवे पर पहुंच गया। वहां से सामने आए एक वीडियो में उस हाईवे के किनारे ही ज्वालामुखी से शोले निकलते दिखाई दिए, जिसकी वजह से हाईवे को बंद करना पड़ गया। भूकंप आने के बाद ज्वालामुखी में हुए विस्फोट ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया, क्योंकि उसका लावा तेजी से हाईवे की तरफ बढ़ रहा है और अगर ऐसा ही हाल रहा तो उस हाईवे को लंबे वक्त के लिए बंद करना पड़ जाएगा। जानकारी के मुताबिक हवाई राज्य में करीब 5 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। इधर गुजरात के साबरकांठा में एक दूल्हे की कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कार सड़क पर कई बार पलटती दिखाई दी। जो वीडियो सामने आया उसमें वो कार सड़क से धीरे धीरे गुजरती नजर आई, लेकिन तभी उसके पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद पानी में डूब जाएंगे, यानी इस बार डरना वाकई जरूरी है। इस तरह का डरावना दावा सिर्फ इसी रिपोर्ट में नहीं हुआ है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी WMO यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक स्टडी पेश की है, जिसमें सीधी चेतावनी दी गई है कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है और अब चाहे जो कर लिया जाए, कयामत को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि दावा किया गया कि 2013 से 2022 के बीच बीते 9 साल में समंदर का जलस्तर सालाना औसतन 4.5 मिलीमीटर बढ़ चुका है। समंदर में पानी बढ़ने का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि इससे पहले के 9 साल यानी 2003 से 2012 के बीच समंदर का पानी सालाना औसतन 2.9 मिलीमीटर बढ़ा था। यानी समंदर का स्तर बढ़ने की स्पीड तेजी से बढ़ रही है। और तो और रिपोर्ट में दावा किया गया कि 11,000 साल में पहली बार समंदर इतना गर्म हुआ है, जिसका खमियाजा पृथ्वी पर मौजूद एक इंसान को भुगतना होगा, एक इंसान को। और कुदरत की ये मार भारत पर भी पड़ेगी, क्योंकि भारत की तटीय रेखा 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, जो 9 राज्यों तक फैली हुई है।
भारत पर आंच आई तो सबसे पहले आर्थिक राजधानी मुंबई समंदर में समा सकती है। वहीं चीन, बांग्लादेश और द नेदरलैंड्स जैसे देशों को भी खतरा है, क्योंकि इन देशों की बड़ी जनसंख्या तटीय इलाकों के पास रहती है। WMO का दावा है कि चीन का ग्लोबल फाइनेंशियल हब शंघाई शहर और बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी समुद्र में डूब सकते हैं। ब्रिटेन का लंदन और अमेरिका के न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे शहर भी नहीं बचने वाले। दुनिया की 10% आबादी यानी लगभग 90 करोड़ लोग समंदर किनारे ही रहते हैं। अब अगर समंदर का पानी 11 फीट तक बढ़ जाएगा तो 90 करोड़ लोगों की जान पर बनाएगी। इसलिए WMO का कहना है कि करोड़ों लोगों को अपने लिए रहने का कोई दूसरा बंदोबस्त करना होगा। इस बीच अमेरिका के ओहायो में केमिकल से भरे टैंकर लेकर जा रही ट्रेन हादसे के 13 दिन बाद वहां के पानी में जहर घुलने की खौफनाक चेतावनी दी गई। ये चेतावनी खुद ओहायो के गवर्नर ने दी, क्योंकि 3 फरवरी को जो ट्रेन ओहायो से गुजर रही थी वो खतरनाक केमिकल से भरे कई टैंकर लेकर जा रही थी। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह ट्रेन हजारों लोगों के लिए मौत की ट्रेन बन जाएगी। वो भी एक ऐसी मौत जो एक झटके में नहीं बल्कि तिल तिल कर मारती है, क्योंकि ट्रेन पर लदे टैंकरों में खतरनाक केमिकल भरे हुए थे और जैसे ही ट्रेन पटरी से उतरी, जहर से भरे टैंकर काफी दूर तक बिखर गए। उनसे निकलने वाला केमिकल जमीन पर फैल गया और वो घातक जहर धीरे धीरे रिस कर जमीन के अंदर जाने लगा, जिसके बाद ओहायो के गवर्नर ने लोगों को एक ऐसी चेतावनी दे दी जो किसी की भी धड़कनें रोक दे। उन्होंने ओहायो के लोगों को सलाह दी कि वो फिलहाल सिर्फ बोतल बंद पानी ही पिएं, क्योंकि ओहायो के ईस्ट पैलेस्टाइन समेत दूसरे कई इलाकों के पानी में जहर घुला हो सकता है। ईस्ट पैलेस्टाइन में ही केमिकल से भरे टैंकर लेकर जा रही ट्रेन हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके बाद कई दिनों तक तो ओहायो का प्रशासन इस खतरे से आंखें मूंदे सोता रहा। लेकिन ईस्ट पैलेस्टाइन के लोगों ने अपने इलाके में धीरे धीरे फैल रहे मौत के केमिकल के बारे में दुनिया को बता दिया। वहां हुए हादसे के बाद के खतरनाक हालात के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, क्योंकि 3 फरवरी को ट्रेन के पलटने के बाद वहां के लोगों ने घर छोड़ दिए। लेकिन 5 दिन बाद उन्हें ये कहकर वापस बुला लिया गया कि ट्रेन पर घातक केमिकल नहीं लदे थे। इसके बाद 13 फरवरी तक टैंकरों से खतरनाक रसायन बहता रहा, लेकिन असली खतरा तब दिखाई दिया जब 13 फरवरी को टैंकरों में आग लग गई और उससे निकलने वाला जहरीला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई पड़ने लगा, जिसके बाद पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया और ओहायो का प्रशासन भी नींद से जाग गया। पहले वो जिस केमिकल को सामान्य बताने में जुटा था, बाद में उसी से पैदा हुए खतरे की जांच के लिए ताबड़तोड़ टीमें बना दी गई, जिन्होंने हवा से लेकर जमीन तक फैले हुए जहर की पड़ताल शुरू कर दी। जिसके बाद इस बात की आशंका जताई गई कि ओहायो के पानी में जहर घुला हो सकता है, और जैसे ही ये बात सामने आई, ओहायो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में ओहायो के गवर्नर ने लोगों को नल, कुएं और नदी का पानी इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दे दी। खास तौर पर उन्होंने ईस्ट पैलेस्टाइन के लोगों को सावधानी बरतने के लिए कह दिया, क्योंकि ईस्ट पैलेस्टाइन में जिस जगह ट्रेन पटरी से उतरी, वहां से करीब 12 किलोमीटर दूर एक नदी में 3,500 मछलियां मरी पाई गईं, जिसके बाद ये डर जताया गया कि मछलियों की मौत पानी में जहरीला केमिकल घुलने की वजह से हुई। और अगर ये डर सही है तो फिर ओहायो के हजारों लोगों की जिंदगी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ईस्ट पैलेस्टाइन के हादसे की जगह से अब जहरीला केमिकल पानी के रास्ते ओहायो के दूसरे कई हिस्सों तक पहुंच सकता है, जो ओहायो के लोगों के लिए किसी टाइम बम से कम नहीं है, क्योंकि ट्रेन पर लदे टैंकरों में जो रसायन था वो एक झटके में किसी की जान नहीं लेता, बल्कि वो फेफड़ों से लेकर लिवर तक धीरे धीरे फैलता है, जिसकी चपेट में आने का मतलब मौत है। खबर के मुताबिक ईस्ट पैलेस्टाइन में जो ट्रेन पटरी से उतरी वो 150 टैंकर लेकर पेंसिल्वेनिया जा रही थी, जिनमें 11 टैंकरों में खतरनाक केमिकल भरा था और इनमें ज्यादातर टैंकरों में वाइनिल क्लोराइड था, जिससे लिवर का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, जबकि कुछ में फॉस्जीन गैस भरी थी जो किसी का भी दम घोट सकती है। ओहायो प्रशासन ने आशंका जताई कि वहां के पानी और हवा दोनों में यही रसायन घुले हो सकते हैं, जो ओहायो के लोगों के लिए आने वाले दिनों में बड़ा खतरा बन जाएगा। और ये बात ईस्ट पैलेस्टाइन के लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि वो तो इस खतरे के बेहद करीब रह रहे हैं, और इसी वजह से वहां के लोगों में खौफ के साथ साथ गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 3 फरवरी को हुए हादसे के बाद ओहायो प्रशासन ने कोई कदम उठाने में 13 दिन लगा दिए। खुद ईस्ट पैलेस्टाइन के मेयर बुरी तरह भड़के हुए हैं। उन्हें ईस्ट पैलेस्टाइन में रह रहे 5,000 लोगों की चिंता सता रही है। My greatest concern is that my citizens feel safe. That's what I care about. इस बीच चीन ने भी ओहायो की घटना के बहाने अमेरिका पर वार कर दिया। चीन के विशेषज्ञों के मुताबिक ओहायो में जो केमिकल फैला है उसका असर आने वाले 20 साल तक रह सकता है। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका को अपने लोगों की जान की परवाह नहीं है, इसीलिए उसने इतने खतरनाक हादसे को भी इतने दिनों तक छिपाए रखा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अंटार्कटिका पर स्टडी कर रहे अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वहां एक बहुत बड़े ग्लेशियर में समंदर का गर्म पानी घुस गया है
और अब वो ग्लेशियर जिस स्पीड से पिघल रहा है उस हिसाब से वो पूरी दुनिया को ले डूबेगा। वैज्ञानिकों को डर है कि उस ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जलस्तर 11 फीट से भी ज्यादा बढ़ सकता है। 11 फीट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब तक समंदर में पानी बढ़ने की बात इंचों में हो रही थी, लेकिन अब मामला फीट में जा पहुंचा है। यह दावा बहुत डरावना है। अगर ऐसा हुआ तो इंसानों का वजूद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 11 फीट बहुत ज्यादा ऊंचाई होती है। इंसान की हाइट ही इतनी नहीं होती और मकानों की सीलिंग भी अमूमन 10 फीट ऊंची ही बनाई जाती है। ऐसे में अगर समंदर का पानी ही 11 फीट तक बढ़ गया तो उसके आसपास बसे इलाके तो जल समाधि ले लेंगे। मतलब इंसानों का भी वही हश्र होगा जो सदियों पहले डायनासोरों को हुआ था, लेकिन इंसान डूबकर खत्म होगा। अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के जिस ग्लेशियर पर स्टडी करके ये रिपोर्ट पेश की है वो कोई मामूली ग्लेशियर नहीं है। उसे डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है, यानी कयामत लाने वाला ग्लेशियर, क्योंकि अगर ये ग्लेशियर पिघला तो ये दुनिया भी नहीं बचेगी। कयामत लाने वाला ये ग्लेशियर साइज में आंध्र प्रदेश से भी बड़ा है। अब अगर इतना बड़ा ग्लेशियर पिघलेगा तो उसका पानी तो तबाही लाएगा ही। वैज्ञानिकों ने पाया कि समंदर का तेजी से गर्म हो रहा पानी इस ग्लेशियर के कई वीक स्पॉट में घुस चुका है। इस वजह से ये ग्लेशियर पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। शहबाज शरीफ सरकार ने 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 22 जबकि डीजल में 17 पाकिस्तानी रुपए की बढ़ोतरी कर दी। इस इजाफे के साथ वहां तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। जबकि बेकाबू महंगाई की वजह से पाकिस्तान में पहले से ही कोहराम मचा है। कंगाल हो चुके पाकिस्तान में लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। दूध से लेकर सब्जी तक के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के पास न तो गैस बची है, न ही बिजली। कच्चा माल नहीं मिलने से कारखानों पर ताले लटके हैं। और तो और सरकारी कर्मचारियों को पैसा देने के लिए भी शाहबाज सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। इसके अलावा पेट्रोल पंपों पर भीड़ और मारामारी का नजारा आम हो चुका है। लेकिन ये हालात सुधरने के बजाय और भी बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। मतलब पहले से ही बेहाल हो चुकी जनता पर वहां की सरकार ने एक बार फिर महंगाई का बम फोड़ दिया, और ये बम ऐसा है जो बेकाबू हो चुकी महंगाई की आग में घी का काम करेगा। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल पर 22 रुपए जबकि डीजल पर 17 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसके बाद वहां 1 लीटर पेट्रोल अब 272 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 280 पाकिस्तानी रुपए पर पहुंच गई। इस तरह पिछले एक महीने में पेट्रोल 58 रुपए और डीजल 53 रुपए महंगा हो गया। पाकिस्तान में सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बल्कि केरोसिन के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। इससे वहाँ महंगाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की वजह पाकिस्तानी करेंसी में आई गिरावट को बताया जा रहा है। और वहां के मीडिया के मुताबिक इस समय पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा का भारी संकट है। उसके पास सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए डॉलर बचे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान विदेशों से सामान नहीं मंगवा पा रहा है। और महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। ऊपर से IMF ने कर्ज देने के लिए सख्त शर्तें रखी हैं, जिनमें डीजल और पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी भी शामिल है। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने IMF से बेल आउट पैकेज लेने के लिए 4 महीने में 17,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जुटाने के लिए एक मिनी बजट पेश करने का ऐलान किया था। इसी वजह से पाकिस्तान की संसद में 15 फरवरी को एक बजट पेश किया गया, जिसके तहत कई तरह के टैक्स में बढ़ोतरी की गई, जिसका सारा भार भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी पाकिस्तान की जनता को उठाना होगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे जून तक पाकिस्तान में महंगाई दर बढ़कर 33% हो जाएगी। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पर लाने के लिए IMF का लोन भी काफी नहीं होगा। यानी पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले उसका डूबना तय है। हालांकि अभी तक IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने की हरी झंडी नहीं दिखाई है। IMF की टीम 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान में थी। इस दौरान पाकिस्तान की सरकार और IMF की टीम के बीच लोन को लेकर 10 दिन तक बातचीत चली। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान बेल आउट पैकेज पर IMF के साथ कोई डील फाइनल नहीं कर पाया। माना जा रहा है कि IMF को मनाने के लिए पाकिस्तान धीरे धीरे उसकी शर्तें मान रहा है। तभी उसने टैक्स बढ़ाने से लेकर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है, जिसका खमियाजा वहाँ की जनता को उठाना पड़ेगा। वहीं एक तरफ पाकिस्तान की कंगाली दूर करने के लिए वहां की सरकार पूरी दुनिया के सामने भीख मांग रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार लग्जरी गाड़ियों पर करोड़ों खर्च करने की योजना बना रही है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि पाकिस्तान की सरकार ने विदेशी कर्ज के बूते महंगी कारें खरीदने की योजना बनाई। मतलब पाकिस्तान कर्ज लेकर घी पीने की सोच रहा है। पाकिस्तान सरकार के विभाग FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अधिकारियों ने ये योजना बनाई। इस योजना की जानकारी पाकिस्तान के ही अखबारों ने छापी। खबर है कि पाकिस्तान सरकार 155 लग्जरी गाड़ियां खरीदने की योजना बना रही है। इन 155 गाड़ियों पर 160 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान की सरकार के ये महंगे शौक उस वक्त सामने आए जब वहां की जनता के लिए रोटी खाना मुश्किल हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात तो यह कि जिस 160 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बूते ये कारें खरीदी जाएंगी, वो रकम भी पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड बैंक का पैसा है जो पाकिस्तान को किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था।
और उस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए खर्च किया जाना था। लेकिन इस रकम का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान कारें खरीदने पर खर्च करेगा। खबर है कि ये कारें 1500 सीसी से 3000 सीसी वाले इंजन की होंगी। इतनी क्षमता वाले इंजन की गाड़ियों को लग्जरी कारों की श्रेणी में रखा जाता है। ऊपर से पाकिस्तान की सरकार ने ये बिल्कुल नहीं बताया कि इन कारों को कौन चलाएगा। ये भी नहीं बताया गया कि कंगाली से बेहाल मुल्क को अचानक इन कारों की जरूरत क्यों पड़ी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि महंगी कारों को खरीदने से सरकार इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार का ये प्लान अब उसकी फजीहत की वजह बन रहा है। इस बीच पाकिस्तान की जनता के बाद अब वहां के अर्थशास्त्री भी इस बात को मानने लगे हैं कि पाकिस्तान की कंगाली का इलाज सिर्फ भारत के पास ही है। वहां के विशेषज्ञ शहबाज शरीफ सरकार को नसीहत दे रहे हैं कि झूठी शान में मरने के बजाय भारत के सामने झुकना भी पड़े तो ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर जाती दिखाई पड़ रही है। मतलब ये कि अगर जल्द पुख्ता इलाज नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की सांस उखड़ जाएगी। और उसका ऐसा हाल न हो, इसके लिए पाकिस्तान के एक्सपर्ट अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नसीहत दे रहे हैं। वो उनसे साफ साफ ये कह रहे हैं कि दम तोड़ते पाकिस्तान की दवा भारत के पास ही है। वहां के अर्थशास्त्री डॉक्टर परवेज ताहिर ने तो एक कार्यक्रम के दौरान शहबाज सरकार से अपील कर दी कि पाकिस्तान के दुखों को दूर करना है तो भारत के साथ कारोबार शुरू करना होगा, ताकि उन चीजों को भारत से पाकिस्तान में मंगाया जा सके जिसके लिए वहां की जनता सड़कों पर मारी मारी फिर रही है। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री परवेज ताहिर के मुताबिक भारत की मदद से पाकिस्तान के भूखे लोगों को रोटी मिल सकती है और इसके लिए भारत से बड़े पैमाने पर गेहूं का आयात किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि भारत दुनिया के कई देशों को गेहूं दे रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपनी अकड़ छोड़कर भारत से मदद मांगे तो उसे भी गेहूं मिल सकता है। इसके साथ ही वहाँ के विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान को अपना अड़ियल रवैया छोड़ देना चाहिए। असल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद पाकिस्तान ने भारत से व्यापार पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान के कई उद्योग धंधे चौपट हो गए। सबसे बड़ी मार तो वहाँ के कपड़ा उद्योग पर पड़ी, क्योंकि भारत से पाकिस्तान ने कपास का आयात बंद कर दिया। इसके बाद वहां उसकी भारी कमी हो गई, जिसे देखते हुए पाकिस्तान के उद्योगपतियों ने कई बार ये गुहार लगाई कि उन्हें भारत से कपास मंगाने की इजाजत दी जाए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से वहां कपड़ा बनाने वाली हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गईं और उनमें काम करने वाले लाखों मजदूर सड़क पर आ गए, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत बदतर होती चली गई। इसीलिए अब वहां के एक्सपर्ट शहबाज शरीफ की सरकार को आंखें खोलने की नसीहत दे रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाना है तो झूठा घमंड छोड़कर उसे भारत के सामने मदद के लिए हाथ फैलाना चाहिए। इधर गुजरात के साबरकांठा में एक दूल्हे की कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कार सड़क पर कई बार पलटती दिखाई दी। जो वीडियो सामने आया उसमें वो कार सड़क से धीरे धीरे गुजरती नजर आई, लेकिन तभी उसके पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद दूल्हे की कार पलट गई। हालांकि जैसे ही ये हादसा हुआ, आसपास मौजूद लोग तुरंत वहां पहुंच गए और उन्होंने कार के अंदर बैठे लोगों की मदद कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। गनीमत ये रही कि इतने भीषण हादसे के बाद भी कार में बैठे सभी लोगों की जान बच गई। उधर त्रिपुरा में विधानसभा की सभी 60 सीटों के लिए शाम 5 बजे तक 81% से ज्यादा वोट डाले गए, जिसके लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। पिछली बार त्रिपुरा में करीब 90% मतदान हुआ था, जबकि इस बार शाम 5 बजे तक 81% से ज्यादा वोटिंग हुई। रिजल्ट जब निकलेगा ये बहुत ही अच्छा होगा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने पूरे यूक्रेन में मिसाइलों की बारिश कर दी। यूक्रेन के मिलिट्री चीफ के मुताबिक रूस ने एक दिन पहले 36 मिसाइलें दागी और उनके देश के हर कोने में हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया कि जो मिसाइलें रूस की तरफ से दागी गईं, उनमें क्रूज मिसाइलों के साथ दूसरी खतरनाक मिसाइलें भी शामिल रहीं। दावा है कि पुतिन की सेना ने उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और मध्य यूक्रेन में मिसाइलों की बरसात की। यानी एक दिन पहले किए गए हमले में यूक्रेन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां रूसी मिसाइलें जाकर न गिरी हों। जिसका मतलब यह कि पुतिन के यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी करने की खबरें सच होती दिख रही हैं। जंग को जल्द ही 1 साल पूरा होने वाला है। उससे पहले रूस का एक साथ 36 मिसाइलें यूक्रेन पर दागना इसी ओर इशारा करता है, क्योंकि इस हमले से रूस ने यह बता दिया कि वो रुकने वाला नहीं है। हालांकि यूक्रेन ने रूस की 36 में 16 मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया और यह भी बताया कि रूस के इस हमले में 76 साल की एक बुजुर्ग की मौत हो गई और 7 लोग जख्मी हो गए। इस बीच खबर है कि रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना ब्रिटेन से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकती है और इन मिसाइलों के जरिए रूस के कब्जे वाले क्राइमिया पर हमला कर सकती है। इधर एक बुजुर्ग महिला का अपने पति के लिए प्यार का इजहार करने का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो बुजुर्ग महिला अपने पति को आई लव यू कहती नजर आई और अपने पति को फूल देती दिखाई दी। पहले तो उसने अपने पति को फूल दिया, फिर मुस्कुराते हुए आई लव यू कहती हुई नजर आई।
अपनी पत्नी को सबके सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए देख उसके पति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी पत्नी के हाथ को झटक दिया। उधर 2024 के चुनाव से पहले महाराष्ट्र से राजस्थान तक कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ गई। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में नाना पटोले और बाला साहेब थोराट का झगड़ा जगजाहिर हो गया था, क्योंकि बाला साहेब थोराट ने आलाकमान को चिट्ठी लिखकर बता दिया था कि वो नाना पटोले के साथ काम नहीं करना चाहते। गुस्से में थोराट ने विधानसभा में सीएलपी का पद भी छोड़ दिया था, जिसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने झगड़ा सुलझाने की कोशिश की और कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक में दोनों नेताओं को बुलाया गया। लेकिन बैठक के बाद थोराट ने जो बयान दिया उससे झगड़ा सुलझता नहीं दिखा। पत्र व्यवहार हे तर प्रत्येक संघटनेत चालतं। महाराष्ट्र के अलावा कांग्रेस हाईकमान की मुसीबत राजस्थान में भी बढ़ गई, क्योंकि पायलट गुट सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग पर अड़ा हुआ है और हाईकमान पर दबाव बढ़ा रहा है। सचिन पायलट को आगे लाना चाहिए, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। यानी चुनावी मौसम में राजस्थान और महाराष्ट्र कांग्रेस के सर का दर्द बन गए हैं, क्योंकि दोनों जगह पार्टी नेता आपस में लड़ रहे हैं और बीजेपी का काम बिना कुछ किए आसान हो रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जंक्शन के पास दो मालगाड़ियों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें करीब आधा दर्जन डब्बे पटरी से उतर गए और उनके इंजन को भी नुकसान पहुंचा, जबकि हादसे की वजह से काफी देर तक कई दूसरी ट्रेनों को रास्ते में रोकना पड़ा। बताया गया कि दो मालगाड़ियों की इस टक्कर में एक मालगाड़ी का ड्राइवर भी घायल हो गया। उधर उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस के सामने ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। आरोप है कि वहां एक मस्जिद गलत तरीके से बनाई जा रही थी और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उस मस्जिद को बनने से रोकने के लिए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस के कुछ जवान भी वहां मौजूद रहे, लेकिन इसके बावजूद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हंगामा करने से पीछे नहीं हटे। आरोप है कि उन्होंने वहां तोड़फोड़ भी की। सभी लोगों को चिन्हित करके आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। असल में वहां कोर्ट के आदेश के बाद उस मस्जिद को बनाने का काम चल रहा था, लेकिन बांदा के विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जितनी जगह पर निर्माण का आदेश था, मस्जिद उससे ज्यादा जगह पर बनाई गई। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई। इस बीच रूस और चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने अपने दमदार F-16 फाइटर जेट को मॉडिफाई कर दिया। उसने अपने लड़ाकू विमान को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत दे दी और F-16 लड़ाकू विमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल की गई टेस्ट फ्लाइट पूरी भी कर ली। मतलब कि किसी पायलट ने उस F-16 को नहीं उड़ाया, बल्कि एक AI एजेंट ने बिना किसी मदद के जेट को 17 घंटे से भी ज्यादा देर तक ऑपरेट किया। बताया गया कि भले ही F-16 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उड़ाया जाएगा, लेकिन वो बिना पायलट के टेक ऑफ नहीं करेगा। उसमें पायलट हर वक्त रहेगा। इससे होगा ये कि पायलट को विमान उड़ाने पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उसका फोकस दुश्मन पर वार करने पर रहेगा। अमेरिका ने यह भी दावा किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उड़ने के बावजूद जेट के साथ हादसे का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि कोई गड़बड़ी होते ही पायलट तुरंत F-16 का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। इधर निकी केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी साहिल गहलोत को उत्तम नगर इलाके में मौजूद निकी यादव के घर लेकर पहुंची और हत्या का पूरा सीन रिक्रिएट किया। साहिल गहलोत पर अपनी गर्लफ्रेंड निकी गहलोत को जान से मारने का आरोप है, जिसे पुलिस रिमांड के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम निकी यादव के घर लेकर पहुंची। बताया गया कि पुलिस वालों ने आरोपी साहिल गहलोत से वहां करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि साहिल ने हत्या से जुड़ी कई जानकारियां उसे दी। पुलिस के मुताबिक 9 फरवरी की रात को साहिल निकी के घर गया था और वहां करीब 3 घंटे रुकने के बाद उसे अपने साथ बाहर ले गया था। फिर उसने अगली सुबह यानी 10 फरवरी को सुबह 8 से 9 बजे के बीच निकी को मार डाला। 2 से 3 घंटे यहाँ रहा भी था। उस वक्त निक्की और उसकी बहन भी यहाँ पर थी। आरोपी साहिल ने पुलिस को बताया कि उसने निगम बोध घाट के आसपास पार्किंग में निकी की हत्या की थी, लेकिन उससे पहले उसने निकी को कई घंटे दिल्ली की सड़कों पर घुमाने की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक साहिल निकी को उत्तम नगर से निजामुद्दीन और कश्मीरी गेट की तरफ लेकर गया था, जिसके बाद अब पुलिस उस पूरे रूट की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। फुटेज के आधार पर ही क्राइम ब्रांच इस पूरे सीक्वेंस को जोड़कर देख रही है। आरोपी साहिल ने पुलिस को बताया कि उसका निकी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी और फिर उसके फोन को अपने पास रख लिया। आरोपी ने निकी और अपने फोन से सारा डेटा भी डिलीट कर दिया, क्योंकि उन दोनों के मोबाइल में एक दूसरे की कई फोटो थी और व्हाट्सएप चैट भी थी, जिससे उसे अपने पकड़े जाने का डर था। साहिल से पूछताछ के बाद पुलिस ने निकी के घर पर ताला जड़ दिया और आरोपी को वहां से अपने साथ ले गई। उधर इजराइल के एक फैसले ने पुतिन को गुस्सा दिला दिया। इजराइल के विदेश मंत्री कीव पहुंच गए। जंग के बाद यह पहली बार है जब इजराइल का कोई मंत्री यूक्रेन गया है। इजराइल के विदेश मंत्री के इस दौरे के मायने काफी ज्यादा हैं, क्योंकि इजराइल वो देश है जो इस जंग में कोई पाला पकड़ने को तैयार नहीं। लेकिन उसके विदेश मंत्री ने कीव पहुंचकर ऐलान कर दिया कि जंग की इस घड़ी में वो यूक्रेन के साथ खड़े। ये बयान तब सामने आया जब यूक्रेन की लाख मिन्नतों के बावजूद इजराइल ने उसे अब तक रूस से लड़ने के लिए एक हथियार तक नहीं दिया
और तो और वो रूस की जंग को भले ही गलत ठहरा चुका है, लेकिन उसकी कभी पुतिन पर सीधे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई। वैसे इजराइल के लिए रूस और यूक्रेन की जंग से दूर रहने में ही भलाई भी है, क्योंकि दोनों ही देशों में अच्छी खासी तादाद में यहूदी रहते हैं। और फिर इजराइल का सबसे पहला दुश्मन ईरान है। ईरान सीरिया के रास्ते इजराइल में हिंसा फैलाने की फिराक में रहता है, इसलिए इजराइल वहां ईरान के लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक करता है। इजराइल ये पुतिन की हामी की वजह से ही कर पाता है। इधर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन आदिवासी समुदाय के उत्पादों को पहचान दिलाने के मकसद से किया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा आदिवासी समुदाय के कलाकार और कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। आदि महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कई सांस्कृतिक झांकियां पेश की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी समुदाय की संस्कृति की तारीफ की कि दुनिया को हमारे आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। 12 दिनों का यह महोत्सव 27 फरवरी तक चलेगा। इस बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रशासन ने फरमान जारी कर दिया कि सिख समुदाय के कर्मचारियों को अपनी दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। इस आदेश के बाद अमेरिका के कई राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो गए। और सिर्फ कैलिफोर्निया ही नहीं, बल्कि अमेरिका के कई राज्यों में लोग सड़कों पर उतर आए, क्योंकि कैलिफोर्निया प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया कि सभी सरकारी एजेंसियों में काम करने वाले सिख कर्मचारी अब दाढ़ी नहीं रख सकेंगे। यानी अगर सिख कर्मचारियों को नौकरी करनी है तो उन्हें अपनी दाढ़ी कटवानी होगी। वहां के प्रशासन ने यहां तक कह दिया कि भले ही इसके पीछे कोई धार्मिक वजह हो या कोई मेडिकल कारण, ये नियम हर हाल में लागू किया जाएगा। इस आदेश के खिलाफ कई मानवाधिकार संगठनों ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। इधर न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज से जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा कश्मीर को दहलाने के लिए बड़ा अटैक कर सकता है। और न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज ये बताते हैं कि आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल के जवान हैं, जिन पर आने वाले 3 से 4 दिनों में राजौरी जिले में हमला हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा ने अपने 2 आतंकियों को दी है। खुफिया एजेंसियों से मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक उन आतंकियों के नाम दानिश हामिद और बासित अहमद है। आतंकी दानिश शोपियां का रहने वाला बताया गया, जबकि बासित का घर कुलगाम जिले में बताया गया। दोनों आतंकी AK-47 राइफल से लैस हैं, जो कम उम्र के लड़कों को बरगलाकर उन्हें हथियार उठाने के लिए उकसाने में भी जुटे हैं। हालांकि इस साजिश का पता चलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया। दोनों आतंकियों को ढूंढने के लिए कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। इस बीच जर्मनी की लुफ्तांजा एयरलाइन के सैकड़ों विमानों पर तकनीकी दिक्कत की वजह से ब्रेक लग गया। बताया गया कि लुफ्तांजा एयरलाइन के कंप्यूटर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसके बाद उसके विमान जर्मनी के कई एयरपोर्ट पर खड़े हो गए। वहां से आई फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की तस्वीरों में सैकड़ों यात्रियों की भीड़ दिखाई दी। एयरपोर्ट पर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आया। लुफ्तांजा एयरलाइन की तरफ से बताया गया कि ये परेशानी यात्रियों की बोर्डिंग के दौरान आई, जिसकी वजह से कई जगहों पर शुरू में पेपर और पेन का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि जब परेशानी कई घंटों दूर नहीं हुई, तब बड़ी संख्या में उड़ानों को रद्द करना पड़ा। अकेले फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर ही लुफ्तांजा एयरलाइंस की 120 उड़ानें रद्द हो गई। हालांकि एयरलाइन के कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी किस वजह से आई, इसका पता नहीं चल पाया। इधर मध्य प्रदेश के रीवा में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्रिकेट खेलते नजर आए, लेकिन इस दौरान उनका एक कार्यकर्ता घायल हो गया, क्योंकि सिंधिया के बल्ले से निकला एक शॉट सीधे उसके सिर पर जा लगा, जिससे वो बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गया। फिर उसे इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी घायल कार्यकर्ता को देखने हॉस्पिटल पहुंचे। हालांकि मामूली चोट होने की वजह से डॉक्टरों ने उसे जल्द ही छुट्टी दे दी। उधर यूके की एक संस्था ने दावा किया कि कोरोना में मास्क लगाने का कुछ खास फायदा नहीं है। जिस संस्था ने यह दावा किया उसका नाम कोक्रेन है और यह संस्था स्वास्थ्य मामलों पर रिसर्च करती है। इस संस्था ने यह दावा करीब 2 साल की रिसर्च के बाद किया और नतीजा निकाला कि कोरोना में मास्क लगाना बेकार है, या यूं कहें कि मास्क लगाने का कोई फायदा ही नहीं होता। जबकि मास्क को कोरोना से बचने का सबसे अचूक उपाय माना जा रहा था। लेकिन यूके की संस्था कोक्रेन की रिसर्च ने तो तहलका ही मचा दिया, क्योंकि रिसर्च के बाद संस्था ने दावा किया कि मास्क लगाने से कोरोना इन्फेक्शन नहीं रुकता। यही नहीं, ये दावा भी किया गया कि सर्जिकल मास्क और N95 मास्क में कुछ खास अंतर नहीं होता और डॉक्टर या नर्स भी दोनों में कोई फर्क नहीं मानते। जबकि ऐसे कई दावे सामने आए थे जिनमें कहा गया था कि सर्जिकल मास्क से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन इस नई रिसर्च ने तो सारी कहानी ही पलट कर रख दी। जिस मास्क को लोग अपना सुरक्षा कवच और कोरोना से बचने का सबसे बड़ा हथियार मानते थे, उसी पर सवाल उठ गए। कोक्रेन ने यह रिसर्च अलग अलग देशों में करीब 6 लाख लोगों पर की और कहा कि कोरोना के दौरान पूरी दुनिया पर मास्क को थोपा गया, जो गलत था, क्योंकि केवल मास्क पहनकर कोरोना को नहीं रोका जा सकता। हालांकि रिसर्च के आखिरी पॉइंट में यह भी लिखा गया कि मास्क के रोल को सिरे से नकारना गलत होगा, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि कोरोना से लड़ने के लिए केवल मास्क के भरोसे बैठे रहना ठीक नहीं।
क्योंकि मास्क लगाने के बावजूद कोरोना फैला और अब भी कई देशों में महामारी का ये वायरस लोगों का दम घोट रहा है। इस बीच गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ जांच तेज हो गई। इस बार FBI ने डेलावेयर यूनिवर्सिटी की तलाशी ली, जबकि इससे पहले डेलावेयर में बाइडेन के घर की तलाशी हो चुकी है। जिसके बाद FBI की टीम डेलावेयर यूनिवर्सिटी पहुंच गई और अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि यह सब बाइडेन की लीगल टीम की सहमति और सहयोग से हुआ। इससे पहले पिछले महीने की 20 तारीख को जो बाइडेन के डेलावेयर वाले घर पर छापा पड़ चुका है और 13 घंटे तक चली कार्रवाई में FBI को 6 गोपनीय दस्तावेज मिले थे। जिस समय बाइडेन के घर की तलाशी ली गई, वहां न जो बाइडेन थे और न ही उनकी पत्नी। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस ने खुद FBI की रेड का लेखा जोखा मीडिया को दिया और बताया था कि बाइडेन के घर से कुछ दस्तावेज मिले हैं, लेकिन बाइडेन ने उनके बारे में कोई भी जानकारी होने से मना कर दिया। लेकिन अमेरिकी मीडिया के एक धड़े ने दावा किया कि बाइडेन के घर और दफ्तर से 8 साल पुरानी फाइलों के 20 सेट मिले थे, जिनमें 10 फाइलों के सेट में यूक्रेन, ईरान और ब्रिटेन से जुड़ी कुछ खुफिया जानकारियां हैं। हालांकि ये सभी फाइलें तब की हैं जब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। यानी FBI बाइडेन के अतीत के राज खंगाल रहा है, क्योंकि गोपनीय दस्तावेजों के मामले में ट्रंप पर पहले ही सवाल खड़े हो चुके हैं। 2022 में उनके घर और दफ्तर पर भी छापे पड़े थे और अब बाइडेन का घर, दफ्तर और दूसरी कई जगह खंगाली जा रही हैं। यानी इस मामले में ट्रंप और बाइडेन दोनों एक ही थाली के बैंगन हैं। हालांकि बाइडेन ये साफ कर चुके हैं कि उन्हें FBI की कार्रवाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन ट्रंप ने इस मौके का खूब फायदा उठाया और बाइडेन की घेरेबंदी शुरू कर दी, क्योंकि बाइडेन के घर और दफ्तर से 1-2 नहीं 20 गोपनीय दस्तावेज मिले हैं, जिसकी वजह से ट्रंप को मौका मिल गया। क्योंकि बाइडेन पर गोपनीय दस्तावेजों के रखरखाव में लापरवाही बरतने का आरोप लगा और उनके घर और दफ्तर के बाद डेलावेयर यूनिवर्सिटी में 2 जगहों पर छापे पड़े। हालांकि तलाशी किस किस विभाग में हुई ये नहीं पता, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ चल रही ये जांच उनके गले की हड्डी बन सकती है, क्योंकि ट्रंप की कुर्सी जाने की कुछ बड़ी वजहों में गोपनीय दस्तावेजों का मामला भी शामिल था। उधर पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके घर पर पुलिस की एक टीम पहुंच गई। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची है, जिसके बाद PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। लाहौर में मौजूद इमरान खान के घर के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बड़ी संख्या में PTI के कार्यकर्ता हंगामा करते दिखाई दिए। कुछ लोग तो पुलिस वालों के साथ हाथापाई भी करते नजर आए। इस दौरान पुलिस के अधिकारी हंगामा कर रहे लोगों को समझाने और उन्हें शांत कराने की कोशिश करते दिखे, लेकिन इसके बाद भी इमरान खान के समर्थक शांत नहीं हुए। असल में इमरान खान ने कोर्ट में पेशी से छूट के लिए लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत न देते हुए हर हाल में हाजिर होने का आदेश दिया था। लेकिन इसके बाद भी इमरान कोर्ट नहीं पहुंचे, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई। इधर गुजरात के अमरेली के एक गांव में 8 शेरों के घुसने से लोग दहशत में आ गए। वहां से आए एक वीडियो में शेरों का झुंड सड़क पर घूमता हुआ नजर आया और वहां 1 या 2 नहीं बल्कि 8 शेर रात के अंधेरे में सड़क पर घूमते हुए दिखाई दिए, जिसका पता चलते ही गांव में हड़कंप मच गया और लोग दहशत में आ गए। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान एक हाथी बिदक गया और उसने कई लोगों को कुचल दिया। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए गए। और जिसके बाद हाथी पर काबू पाने के लिए वन विभाग की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने कड़ी मशक्कत से पहले तो उसे बेहोश कर दिया और फिर उसे अपने साथ ले गए। इस घटना पर दुख जताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए, अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए, तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए। सौबात की एक बात कही लक्ष्मी शंकर ने, कुछ लुटेरों ने भी पहना है फरिश्तों का लिबास, इनके बारे में गलतफहमी न पाली जाए। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।